पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, रामदेव मिश्रा जी के बारे में यहाँ पर बताया गया। और रामदेव मिश्रा जी की अगर बात करते हैं तो इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इन्हें इंडिया में इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। इन्होंने इंडिया में पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट किया था इकोलॉजी में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनके प्रयासों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीईपीसी की स्थापना की 1972 में। पापा बेटा, मुझे न्यू कपड़े पहनने। एनसीईपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसी कमेटी से आगे चल के MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना हुई 1984 में। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है वो मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से होती है। 8 लेवल टोटल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। मैक्रोमोलिक्यूल्स, शेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, और उसके बाद बायोम। ये 8 लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अब किसी भी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक है हाउ टाइप क्वेश्चन, दूसरा है वाई टाइप क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बताते हैं बेटा, जरा देखते हैं इनको। वाई टाइप और हाउ टाइप क्वेश्चन क्या बताते हैं, यहां देखते हैं। हाउ डज अ बर्ड सिंग, और एक सवाल है वाई डज अ बर्ड सिंग। चिड़िया गाना कैसे गाती, तो ड्यू टू वॉइस बॉक्स, सायरिंग्स होता है उनके पास एंड वाइब्रेटिंग बोन होती हैं, ठीक है। तो ये जो हाउ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस के बारे में। और जो वाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वाई डज अ बर्ड सिंग, तो बर्ड नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। प्रजनन काल आ गया है, अपने साथी को चिड़िया बुलाने के लिए गाना गा रही है। समझ में आई बात। तो जो वाई टाइप का क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस को बताता है, तो हाउ टाइप क्वेश्चन मैकेनिज्म को बताएगा और वाई टाइप क्वेश्चन सिग्निफिकेंस को। ये सब एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। अब बर्ड का जो साउंड बॉक्स होता है उसे सायरिंग्स कहा जाता है, जो बोन का बना होता है। और मैमल हम लोगों में साउंड बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं, जो कार्टिलेजिस के द्वारा बना होता है। अब लिखा वाई द फ्लावर्स आर कलर्ड, फ्लावर कलरफुल क्यों होते हैं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। यानी वाई टाइप के क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि वो काम क्यों हो रहा है, यानी सिग्निफिकेंस आपको पता चला। वाई डज कैक्टस है सो मेनी थॉर्न और स्पाइन, कैक्टस में इतने सारे थॉर्न और स्पाइन कांटे क्यों होते हैं, तो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दूसरा तो प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजर और प्रेडेटर, यानी चरने वाले जानवरों से बचने के लिए यहाँ पर थॉर्न प्रोड्यूस किए गए हैं। अब इकोलॉजी की बात करें बेटा, तो इकोलॉजी बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। 8 लेवल टोटल हैं, लेकिन 4 लेवल से संबंधित है इकोलॉजी। कौन? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, और चौथा बायोम। और ऑर्गेनिज्म की बात करें, सबसे बेसिक लेवल यही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है? एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जात का एक सदस्य एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आप एक ऑर्गेनिज्म है, एक आम का पौधा एक ऑर्गेनिज्म है, एक कुत्ता एक ऑर्गेनिज्म है। पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही जाति के बहुत सारे लोग मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे गेहूं का एक खेत है, उस खेत में गेहूं के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। गेहूं का एक प्लांट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बहुत सारे जो प्लांट हैं वो एक पॉपुलेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, अब इकोलॉजी में बहुत सारे टर्म यूज होंगे। तो बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग हो जाएगा। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल आ जाएंगे। जैसे अपने गांव को देखो आप, तो गांव में ह्यूमन भी रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, गधे भी रहते हैं, बिल्लियां भी रहती हैं, तो एक गांव एक कम्युनिटी हो जाएगा। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में कम्युनिटी के साथ एबायोटिक कंपोनेंट भी ऐड हो जाएंगे। और बायोम की बात करें तो बायोम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाएंगी, ठीक है। इकोलॉजी टर्म दिया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। और इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में? एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन इकोलॉजी है, या एक ऑर्गेनिज्म का उसके एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो रिलेशन है उसे इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 4 मेजर बायोम एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सी कोस्ट एंड डेजर्ट। अगर वर्ल्ड की बात करें बेटा तो वर्ल्ड में 6 मेजर बायोम है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो ये 6 बायोम आपको याद करने वर्ल्ड के, और इंडिया में 4 मेजर बायोम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है मेनली आता है कहाँ से? क्वेश्चन मेनली पॉपुलेशन से और पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा सवाल पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आएंगे, उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई भी पॉपुलेशन जिस एरिया में एग्जिस्ट करती है उसी को उसका हैबिटेट कहते हैं, रहने की जगह। ठीक है। अब कह रहे हैं रीजनल और लोकल वेरिएशन की वजह से एक बायोम के अंदर डिफरेंट टाइप के हैबिटेट बन जाते हैं। अब देखिए अगर हम नीस की बात करते हैं बेटा तो नीस में हैबिटेट के साथ स्पेसिफिक फंक्शन भी आ जाता है। ठीक है। अब आते हैं हैबिटेट। बहुत सारे हैबिटेट ऐसे हैं जो अनफेवरेबल या हार्श भी हैं, जैसे स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट हो गया, परपेचुअली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट हो गए, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट हो गए, हाई माउंटेन टॉप, टोरेंशियल स्ट्रीम, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग, पम्फोरस पोलर रीजन। ये सब ऐसे डीप ओशन ट्रेंचेस। ह्यूमन इंटेस्टाइन भी एक यूनिक हैबिटेट है माइक्रोब के लिए, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में ई कोलाई, तो ई कोलाई के लिए हमारी इंटेस्टाइन एक हैबिटेट है। तो ये कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब किसी भी हैबिटेट के अंदर बेटा दो तरह के कंपोनेंट हैं, एबायोटिक कंपोनेंट जिनको फिजिको केमिकल कंपोनेंट या फैक्टर कहते हैं, दूसरे बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। एबायोटिक में टेम्परेचर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, सॉयल आ जाएगा, और बायोटिक में प्रेडेटर, पैरासाइट, कॉम्पिटिटर, पैथोजन ये सब आ जाएंगे। अब मेजर एबायोटिक फैक्टर की अगर बात करें, ठीक है, तो मेजर एबायोटिक फैक्टर हमारे पास 4 हो जाएंगे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, डिटेल में इनको पढ़ना भी है। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट है। ऑर्गेनिज्म के लेवल की जो इकोलॉजी है वो जनरली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म के लेवल की इकोलॉजी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है। अब मेजर एबायोटिक फैक्टर अगर देखें तो 4 हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें बेटा तो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है सब जीरो लेवल यानी जीरो से कम से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। सब जीरो लेवल कहाँ मिलेगा? पोलर रीजन में, और हाई एल्टीट्यूड पे आपको सब जीरो लेवल मिलेगा, यानी जीरो से कम टेम्परेचर होगा, और 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ट्रॉपिकल डेजर्ट में मिलेगा समर में। ठीक है। अगर हम प्लेन से माउंटेन टॉप की तरफ जाते हैं यानी मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। अगर हम इक्वेटर से पोल पे जाते हैं, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। यानी अगर पोल से इक्वेटर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है। प्लेन से माउंटेन टॉप की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्लियर इतनी बात? अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है, जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में जहाँ पर आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, हैलोफाइल, और थर्मल स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने। इतना गर्म पानी है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं यूरी थर्मल कंडीशन। यूरी थर्मल का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। ज़्यादातर बर्ड और मैमल इसमें आ जाते हैं, यानी ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। स्टेनोथर्मल की बात करें तो जो नैरो रेंज में टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो स्टेनोथर्मल होते हैं। ज़्यादातर एनिमल ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गए, कोकोनट हो गया, फिशेज हो गए, ये सब स्टेनोथर्मल होती हैं। यूरी थर्मल में आप चलेंगे तो केवल ज़्यादातर बर्ड और मैमल ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करें बेटा तो टेम्परेचर जो होता है
टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की जो क्षमता, लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस, इसके ऊपर डिपेंड करता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्गेनिज्म का जो भौगोलिक वितरण है वो डिपेंड करता है। जैसे मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। कनाडा और जर्मनी में मैंगो ट्री ना तो ग्रो करते ना ही ग्रो कराए जा सकते। स्नो लेपर्ड केरला के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशन, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के आगे रेयरली पाई जाती है। एडॉप्टेशन की बात करते हैं बेटा। एडॉप्टेशन कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट, कोई भी ऐसा गुण हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में ना केवल रहने के लायक बनाता बल्कि रिप्रोडक्शन करने के लायक भी बनाता है। ठीक है। अब कई सारे एडॉप्टेशन ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं और अगली जनरेशन में पास होने लगते हैं। तो एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट देखते हैं पहले। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं बेटा, इनको पानी बचाना है, तो पानी बचाने के लिए थिक क्यूटिकल होती है। ठीक है। सनकिन स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा डीप पिट में पाए जाते हैं और इनमें कैम पाथवे होता है। कैम पाथवे में स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं और रात के समय ओपन होते हैं। जैसे अपुंशिया की बात करें बेटा, एक जीरोफिटिक प्लांट है, यहाँ पर लीफ स्पाइन में बदल गई। ठीक है। और स्पाइन में बदलने की वजह से इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक। और इससे वाटर का लॉस कम हो जाता है। साथ ही स्पाइन बनने की वजह से बेटा ये प्रोटेक्शन देते हैं हर्बिवोर के अगेंस्ट। लेकिन अब पत्तियां कांटों में बदलेंगी तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? जो फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदारी है बेटा, फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम, जिसे फिलोक्लैड के नाम से जानते हैं। एडॉप्टेशन इन कंगारू रैट। कंगारू रैट की बात करें बेटा, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। कभी पानी नहीं पीता है कंगारू रैट, पूरी जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता है। तो जब इसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो ये पानी लाता कहां से अगर पीता नहीं? तो ये जो सीड खाता है उनमें फैट होता है और फैट का ऑक्सीडेशन करता है, जिसमें वाटर एक बाई प्रोडक्ट बनता है और इस मेटाबॉलिक वाटर को एक कंगारू रैट यूज करता है। ठीक है। कंगारू रैट अपनी यूरिन को कंसंट्रेट करता, सॉलिड करता है, जिससे यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में कम से कम पानी खर्च होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को निकालने में कम से कम पानी खर्च होता है। एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करें, अगर आप 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड प्लेस जैसे ले हो गया, रोहतांग पास हो गया नियर मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना ऑक्युपाई तिब्बत, ये एनसीईआरटी ने हटा दिया, ले इसकी जगह इंक्लूड कर दिया, मैंने तीनों लिख दिए हैं। सिम्टम क्या होते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस पर? 3500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर आप जो फील करेंगे उसी को एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। क्या फील करेंगे बेटा? यहाँ पर आप फील करेंगे नोजिया, जी मिचलाना, फटीक यानी थकावट और हार्ट पैल्पिटेशन, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, है ना। रीजन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। जब ऊपर जाएंगे आप, ऊंचाई पर जाएंगे, तो ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो बॉडी कैसे इस कंडीशन से निपटेगी, कंपनसेट कैसे करेगी? आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा और बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र पर जाए तो उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए जो हिमालय पे ऊंचाई पर लोग रहते हैं उनमें आरबीसी ज्यादा होती, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होता है। ठीक है। अब आते हैं आर्की बैक्टीरिया। ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है बेटा। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये बहुत ही हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अंटार्कटिक फिश जो होती है अंटार्कटिक वाटर में रहती है, जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, क्योंकि इनमें एंटी फ्रीज प्रोटीन पाई जाती है, AFP होती हैं और इसकी वजह से सर्वाइव कर सकते हैं। सील की बात करें बेटा, एक्वेटिक मैमल है, ये पोलर सीज में पाई जाती हैं और इनकी स्किन के नीचे ब्लबर होता है, एक लेयर फैट की होती है जो इंसुलेटर की तरह काम करती है और ये हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती है। तो सील हो गया, वेल हो गया, एक्वेटिक मैमल है जिनमें ब्लबर इंसुलेटर की तरह काम करता है और इनको ठंडे पानी में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। मरीन इन्वर्टिब्रेट और फिशेस की बात करें, ये बहुत गहराई पे पाई जाती है, इतनी गहराई में समुद्र पे होती है जहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की तुलना में 100 गुना ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इनमें बायोकेमिकल एडॉप्टेशन होता है जिसकी वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। डेजर्ट लेजर्ड की बात करें बेटा, तो जो डेजर्ट लेजर्ड हैं यहाँ पर ये रेप्टाइल है बेटा और कॉन्फर्मर होते हैं, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो लेजर्ड में फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं पाई जाती है थर्मो रेगुलेशन की। तो ये क्या करती हैं, जब इनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो ये सनलाइट में चली जाती है और अपनी बॉडी को धूप में बास्क यानी सेकती हैं
और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये फिर से शेड यानी छाया में चली जाती है। इसे बिहेवियरल एडॉप्टेशन कहते हैं, नीट में पूछा जा चुका है। डेजर्ट एनिमल की बात करें, जैसे रैट हो गया डेजर्ट एनिमल में, तो ये बरोइंग कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, और बिल बनाने के बाद उसके अंदर अपने आप को छिपा लेते हैं और अबव ग्राउंड हीट से अपना बचाव कर सकते हैं। एक एलेंस रूल भी एनसीईआरटी में दिया गया है। एलन रूल की अगर बात करें तो एलन रूल जो होते हैं मैमल के लिए है बेटा, और जो मैमल कोल्डर क्लाइमेट वाले होते हैं, कोल्डर क्लाइमेट वाले जो मैमल होते हैं उनमें जनरली शॉर्टर ईयर होते हैं और शॉर्टर लिम्ब होते हैं। ये अडॉप्टेशन हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि लिम्ब और ईयर जितने शॉर्ट होंगे वो हीट का लॉस भी उतना ही कम होगा। ये एक रूल आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला टॉपिक हमारा बेटा पॉपुलेशन। लेकिन एक टॉपिक यहाँ पर मिस हो गया है। बच्चों एक टॉपिक यहाँ पर जो हम लोग मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें मिस हो गया था। टेम्परेचर के बाद वाटर, सॉयल और जो लाइट है वो रह गया था, तो उसको चलो अब यहाँ कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है बेटा, आप जानते हैं लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। जो डेजर्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वहाँ सरवाइव करने के लिए अडॉप्टेशन करने पड़ते हैं, पानी को बचाना पड़ता है। प्लांट की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक प्लांट पर डिपेंड करती है ना। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, उनके लिए वाटर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर में पीएच और केमिकल कंपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन या साल्ट कंसंट्रेशन को पार्ट पर थाउजेंड में मेजर करते हैं। इनलैंड वाटर के लिए सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 5 पार्ट पर 1000 होगा। सी वाटर के लिए 30 से 35 पार्ट पर 1000 होगा, और हाइपरसलाइन लगून के लिए मोर देन 100 होगा। ये आपको याद करना है डेटा अच्छे से। ठीक है, अब देखो फ्रेश वाटर जो एनिमल होते हैं वो मैरीन वाटर में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। मैरीन वाटर वाले ज़्यादा देर फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से। अब यहाँ दो वर्ड हैं, जैसे आपने यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल पढ़ा था, वैसे यहाँ पर यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन वर्ड है। यूरी हेलाइन क्या होते हैं? जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, और स्टेनोहेलाइन उन्हें कहते हैं जो टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। नैरो तो स्टेनोहेलाइन, वाइड तो यूरी हेलाइन। क्लियर? लाइट की बात करें बेटा, तो जो लाइट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट पर डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट फ्लावरिंग के लिए लाइट पर डिपेंड करते हैं, जिसे फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है, एनिमल की बात करें, फोरेंजिंग चारा खोजने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए डिपेंड करते हैं। एमआरएफ से आप इसको याद कर सकते हो, माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड फोरेंजिंग पैटर्न। ठीक है, अब जो स्मॉल प्लांट होते हैं, हर्ब एंड श्रब, जो घने जंगलों में पाए जाते हैं, उनके लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, और इन प्लांट को अडॉप्ट करना पड़ता है लेस सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। डीपेस्ट वाटर की बात करें तो डीपेस्ट वाटर में बेटा रेड एल्गी पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 500 मीटर से गहराई में अगर बात करें तो पूरी तरीके से अंधेरा है, और सन को कहते हैं सेलेस्ट्रियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सॉइल के बारे में। तीन टॉपिक हमने पढ़ लिए, सॉइल की बात करते हैं। जो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल होती है, चार चीज़ों पर डिपेंड करती है: क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, एंड वाई हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड।
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। गैस से याद कर लेना इसको, गैस से। ग्रेन साइज, एग्रीगेशन एंड सॉइल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, किसी भी एरिया की वेजिटेशन 6 चीज़ों पर डिपेंड करती है। गैस पीएमटी से याद कर लो, गैस वही 3 टॉपिक आ गए। पीएमटी में पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी आ जाएगा। ये 6 फैक्टर मिलके किसी भी एरिया में पाई जाने वाली वेजिटेशन को डिसाइड करते हैं। किसी भी एरिया में पाए जाने वाले एनिमल को डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन। टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल को डिसाइड करता है सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। 4 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। रेगुलेट की बात करें तो रेगुलेट बेटा उन्हें कहते हैं जो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकते हैं, यानी अपने टेम्परेचर को और ऑस्मो रेगुलेशन बना सकते हैं। वो सारे बर्ड और मैमल जो होते हैं बेटा वो रेगुलेटर में आते हैं, लेकिन कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट भी रेगुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। मैमल की सफलता का जो कारण है वो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है। कॉन्फर्म की बात करें तो कॉन्फर्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते। 99% एनिमल और लगभग सभी प्लांट कन्फर्मर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया गया ये भी आपके नीट में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ये इंटरनल लेवल जो है वो वाई एक्सिस पे आपको दिखाया गया है, एक्सटर्नल लेवल एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पैरेलल आपको लाइन दिखाई दे रही है एक्सटर्नल लेवल की, ये रेगुलेटर के लिए बेटा, है ना। रेगुलेटर में आप एक्सटर्नल लेवल चेंज करते जाओ, इंटरनल लेवल कांस्टेंट रहता है। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है बेटा ये कॉन्फर्मर के लिए दिखाई गई है, और एक आपको इसमें ये दिखाई दे रही है, ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये पार्शियल रेगुलेटर के लिए। ये ग्राफ पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो स्मॉलर एनिमल होते हैं, स्मॉलर एनिमल जनरली पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं। जैसे श्रूज हो गया, हमिंग बर्ड हो गया बेटा, है ना। तो ये छोटे साइज के एनिमल, इनके लिए थर्मो रेगुलेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है। माइग्रेट की बात करें तो माइग्रेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने प्लेस को छोड़कर अनफेवरेबल कंडीशन में दूसरे प्लेस पे चला जाता है, और फेवरेबल कंडीशन वापस आने पर अपने हैबिटेट में वापस चला जाता है। जैसे साइबेरियन क्रेन की बात करें, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया और अदर नॉर्दर्न रीजन से केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में आती हैं विंटर के सीजन में, और विंटर खत्म होने के बाद में ये साइबेरियन क्रेन वापस चली जाती है, इसको माइग्रेशन कहते हैं। सस्पेंड की बात करें तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर सकते हैं वो सस्पेंशन करेंगे। तो इसमें एनिमल में आ जाएंगे हाइबरनेशन, विंटर स्लीप कहते हैं, बियर और फ्रॉग में हो जाएगा। एस्टिवेशन को समर स्लीप कहते हैं, HW से याद रखना, H फॉर हाइबरनेशन, W में विंटर स्लीप। स्नेल में, फिशेज में और फ्रॉग में फिनोमिना नहीं, फ्रॉग में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों होते हैं। डायपॉज नाम का फिनोमिना जू प्लैंकटन में पाया जाता है बेटा, ठीक है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में सीड डॉर्मेंसी भी एक्चुअली सस्पेंशन का ही एक फिनोमिनन है, जिम्नोरेंजियो में आपको मिलेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल में ट्यूबर, रनर, सकर ये सब एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। थिक वॉल्ड स्पोर लोअर प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में थिक वॉल्ड स्पोर पाए जाते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने में मदद करते हैं, यानी सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एडॉप्टेशन की हमने बात कर ही ली बेटा। अब एडॉप्टेशन के बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, और अगला जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन है क्या, तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल का ग्रुप है जो एक ही स्पीसीज के होने चाहिए। देखिए अगर किसी एक एरिया में एक सिंगल इंडिविजुअल तो उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे, लेकिन अगर एक एरिया में एक ही जाति के बहुत सारे लोग हैं तो इसे पॉपुलेशन का नाम देंगे। ये देखो एक ही जाति के बहुत सारे लोग हैं, तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज के होने चाहिए दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते हों, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, फूड और स्पेस के लिए झगड़ा करते हो या साझेदारी करते हो, और पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हो, यानी आपस में प्रजनन करके रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। ऑल द लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड ये भी एग्जाम्पल हो गया। ऑल द कार्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, ऑल द कार्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। कार्मोरेंट छोटे छोटे कीड़े आप समझ लो, ठीक है।
ऑल द कार्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, ये हो जाएगा। रेट्स इन एन अबैंडन ड्वेलिंग, टीक वुड ट्री इन अ फॉरेस्ट रेट, ये सब पॉपुलेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब पॉपुलेशन में 4 एट्रीब्यूट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। बर्थ रेट क्या होता है, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिज्म बेटा बर्थ होती है और पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है। बर्थ रेट को पर कैपिटा में रिप्रेजेंट करते हैं। डेथ रेट की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है लेकिन पॉपुलेशन में डेथ रेट होती है और ये भी पर कैपिटा में रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल डी से इसको लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे यहां पर कह रहे हैं कि इन अ पॉन्ड देर आर 40 लोटस प्लांट, अगर एक पॉन्ड में 10 लोटस प्लांट थे, 10 नए प्लांट रिप्रोडक्शन से एक साल में नए आ गए। बर्थ रेट क्या होगा, तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज कितना हुआ 10 का, ओरिजिनल था 40, तो ये आंसर आ जाएगा 0.25 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। ये बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला चेंज अपॉन ओरिजिनल, डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ये तुम लोग सॉल्व करना है इसको। ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें तो ऑर्गेनिज्म या तो मेल होता है फीमेल होता है, लेकिन पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है। जैसे कोई पॉपुलेशन है जहां पर मेल और फीमेल का रेशियो 75:25 है, पॉपुलेशन में 60% फीमेल और 40% मेल, कुछ भी हो सकता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहाँ पर एक पॉपुलेशन, जैसे ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर एज होती है लेकिन पॉपुलेशन की एज नहीं होती, पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म अलग अलग एजेस के होते हैं। तो यहाँ पर हम एज पिरामिड बनाते हैं। एज पिरामिड में हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल को एक पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन में एज पिरामिड मेल और फीमेल के लिए एक ही डायग्राम में बनाया जाता है और एज पिरामिड में हम 3 चीजें शो करते हैं। ठीक, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव को सबसे बेस पे रखते हैं, रिप्रोडक्टिव को बीच में और पोस्ट रिप्रोडक्टिव को सबसे टॉप पे रखते हैं। अगर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो इसे एक्सपेंडिंग या इंक्रीजिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप बनता है। अगर अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर हो गए बेटा तो स्टेबल या स्टेशनरी पॉपुलेशन कहते हैं, बेल शेप की होती है। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव से कम हो जाती है तो अर्न से का यहाँ पर पिरामिड बनता है, ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है। ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है तो एक्सपेंडिंग है, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर है तो स्टेबल है और प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से कम है तो डिक्लाइनिंग। 3 बातें ध्यान रखनी। अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि प्रिडेशन पर, पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन पर, कंपटीशन के इफेक्ट पर, फूड अवेलेबिलिटी। कारण कुछ भी हो लेकिन 4 प्रोसेस होते हैं जिनसे पॉपुलेशन का साइज चेंज होता है, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। नेटेलिटी को कैपिटल एन से लिखेंगे, नहीं नहीं, एक मिनट, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं, नेटिलिटी को कैपिटल बी से, मॉर्टेलिटी को कैपिटल डी से, इमिग्रेशन को कैपिटल आई से, इमाइग्रेशन को कैपिटल ई से। ध्यान रखिएगा, जो बर्थ रेट है उसको स्मॉल बी से लिखेंगे, डेथ रेट को स्मॉल डी से। यहाँ पर नेटिलिटी एक्चुअली बर्थ ही है और मॉर्टेलिटी डेथ है, तो बर्थ से बी ले लो और डेथ से डी ले लो, बस बर्थ रेट और डेथ रेट में स्मॉल डी यूज करना है। ठीक है। इमिग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है, नेटिलिटी से पॉपुलेशन बढ़ती है, मॉर्टेलिटी से पॉपुलेशन घटती है और इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन घटती है। ठीक है। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम भी हो सकती है, जैसे लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन भरतपुर वेटलैंड में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्लेम आइडोमोनास पॉन्ड में मिलियन की संख्या में हो सकते हैं। ठीक है। नंबर सबसे बढ़िया मेजर है पॉपुलेशन को नापने का, लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं है। जैसे अगर एक सिंगल बानियन ट्री की बात करें और यहाँ पर 200 पार्थिनियम प्लांट की बात करें, तो इन दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर नापेंगे तो नंबर में नहीं नापेंगे, यहाँ परसेंट कवर या बायोमास में नापेंगे, और इस आधार पे बानियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थिनियम से ज़्यादा हो जाएगी। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट में है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करेंगे बायोमास के फॉर्म में। ठीक है। एक पॉन्ड में जो फिशेस की पॉपुलेशन है बेटा, उसमें रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का यूज करेंगे। ठीक है। कभी कभी पॉपुलेशन को बिना देखे हुए उसकी डेंसिटी को हम मेजर करते हैं, जैसे टाइगर सेंसस, नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में
बाघों की जनगणना पग मार्क और फिकल पैलेट से करते हैं बिना किसी गिनती के। अब आते पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी पॉपुलेशन का स्टैटिक पैरामीटर नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी समय के साथ चेंज होती रहती। अब चेंज इन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उससे यह पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था नेटिलिटी नंबर ऑफ बर्थ होता है बेटा, मॉर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ होता है। इमिग्रेशन का मतलब कितने लोग दूसरे हैबिटेट से इस पॉपुलेशन में आ गए हैं, और इमाइग्रेशन में कितने लोग इस पॉपुलेशन को छोड़ के चले गए हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कि एन टी पॉपुलेशन टाइम टी पर है और टी प्लस वन जो है ये टी प्लस वन टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो एन टी प्लस वन यानी टी प्लस वन टाइम के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा वो एन टी प्लस, अब ये देखो नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस मॉर्टेलिटी प्लस ई माइग्रेशन, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे सवाल पूछा जा चुका है। अगर देखो बी प्लस आई ज्यादा होगा डी प्लस ई से तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बी प्लस आई कम होगा डी प्लस ई से तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, और बी प्लस आई डी प्लस ई के बराबर तो पॉपुलेशन स्टेबल होगी। ये आपके नीट में सवाल पूछा गया था, तो ये सवाल आप सॉल्व करना, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के साइज को बताने में, लेकिन स्पेशल कंडीशन में इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर एक हैबिटाट नया नया बना है तो वहां पर इमिग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेटिलिटी की तुलना में। ठीक है। अब चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। दो तरह के ग्रोथ मॉडल हैं, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न और एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। ठीक है। एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो ये ग्रोथ तब होगी जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड रिसोर्स हो। ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी मल्टीप्लाइड विद एन, जहां पर b is the birth rate, d is the death rate, n is the population density, dn is the change in population density and dt is change in time। अगर b माइनस डी को r मान लें, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, तो ये dn ओवर dt इज इक्वल टू आर एन बन जाएगा। ठीक, dn ओवर dt इज इक्वल टू आर एन बन जाएगा। अब r की जो वैल्यू है नॉर्वे रेट के लिए 0.015 है। ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 1981 में 0.0205 और फ्लोर बीटल के लिए 0.12 है। ये वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं। इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें बेटा तो हो जाएगा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर आर टी, जहां पर एन नॉट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एन टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एंड ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। और इस बेस की जो वैल्यू ये आपके नीट में 21-22 में पूछा गया था। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 2.71828 होती है, ये भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मोर रियलिस्टिक है, सही मायने में यही होता है, और जब रिसोर्स लिमिटेड होता है, एल फॉर लिमिटेड, एल फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन और साथ में के माइनस एन ओवर के, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। जहां पर के हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी, या फिर डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एन ओवर के, जहां पर 1 माइनस एन ओवर के या के माइनस एन ओवर के जो है बेटा ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस को बताएगा, ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देगा। ठीक, अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें बेटा तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेटा यहाँ पर जे शेप का दिखाई देगा, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आपको दिखाई देगी जे शेप की दिखाई देगी। और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ बेटा आपको दिखाई दे रही है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में यहाँ पर देखो ये सिग्मोइड या एस शेप की नजर आएगी, सिग्मोइड या एस शेप की, है ना, सिग्मोइड या एस शेप की होगी। इसमें 4 फेज हैं। शुरुआत में इनिशियल लैग फेज होगा, फिर लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, फेज ऑफ एसिलेरेशन कहते हैं, फिर फेज ऑफ डेसिलेरेशन आता है और फिर एसिम्प्टोट फेज आता है जहां पर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है।
लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बम्बू, बनाना एंड पैसिफिक सालमन फिश। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड और मैमल। कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर में छोटे साइज के बच्चे पैदा करते हैं, जैसे ओयस्टर एंड पेलेजिक फिशेज। और कुछ कम नंबर में लेकिन बड़े साइज में बच्चे पैदा करते हैं, जैसे बर्ड और मैमल। ठीक है, अब आते हैं, टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन दो तरह का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में होता है, इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीसीज के बीच होता है, जो फायदेमंद भी हो सकता है, बेनिफिशियल, माइनस यानी डेट्रीमेंटल नुकसानदायक भी हो सकता है, और अगर फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा, न्यूट्रल। तो तीन तरह के एसोसिएशन है, बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल एंड न्यूट्रल। एनसीईआरटी में केवल इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ही दिए गए हैं। ये 6 तरह के हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन 6 तरह के हैं दो जातियों के बीच में। अगर दोनों जातियों को फायदा हो रहा है तो म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, दोनों को नुकसान हो रहा है तो कंपटीशन हो जाएगा। एक को फायदा हो रहा हो, एक को नुकसान हो रहा हो, एक को फायदा एक को नुकसान, तो प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगर एक को फायदा हो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो कमेंसलिज्म, और अगर एक को नुकसान हो दूसरे को कोई फर्क ना पड़े तो अमेंसलिज्म। ठीक है, अब इनमें से एनसीईआरटी में 5 को डिटेल में दिया गया, अमेंसलिज्म की डिटेल नहीं दी गई, लेकिन इसमें एग्जाम्पल चाहो तो अमेंसलिज्म में एंटीबायोटिक याद कर लो, नीट में पूछा गया लेकिन एनसीईआरटी ने लिख के नहीं दिया है। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म में एक चीज कॉमन है कि जो इंटरैक्टिंग स्पीसीज होती हैं वो एक साथ रहती हैं। ठीक है, अब प्रिडेशन से शुरू करते हैं बेटा। प्रिडेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रिडेशन प्लस माइनस टाइप का रिलेशन है। जिसको फायदा होता है उसे प्रिडेटर कहते हैं और जिसका नुकसान होता है उसे प्रे का नाम दिया जाता है। तो प्रिडेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। ठीक है, 25% इंसेक्ट फाइटोफैगस होते हैं, यानी प्लांट को खाने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन अगर देखें तो पहला इंपॉर्टेंस है, प्रिडेशन नेचर्स वे, प्रकृति का तरीका है टू ट्रांसफर एनर्जी अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे जाती है? प्रिडेशन के द्वारा। प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, कैसे? 1920s में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, इसने तबाही मचाई, और इसको कंट्रोल करने के लिए इसके मौत को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हम यूज करते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई का यूज करते हैं, लेडी बर्ड बीटल का यूज करते हैं, ये भी प्रिडेशन पर आधारित होती हैं। प्रिडेटर मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, जैसे रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, वहां पर पाइसेस्टर नाम की स्टारफिश एक इंपॉर्टेंट प्रिडेटर थी। प्रिडेटर को जब यहाँ से हटा दिया गया, इस एरिया से बाहर निकाल दिया गया, तो इसको जब बाहर निकाल दिया गया इस एरिया से, तो इनवर्टिब्रेट की 10 से ज़्यादा स्पीसीज, इनवर्टिब्रेट की 10 से ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर जो उनको ये खाती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विद इन 1 ईयर, यानी ये जो प्रिडेटर है ये कॉम्पिटिशन को कम करती, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। अब आते हैं डिफेंसेस अगेंस्ट प्रिडेशन। क्या डिफेंस होते हैं? जैसे अकेशिया हो गया, कैक्टस हो गया, सिट्रस हो गया, इनमें थॉर्न होते हैं। कैलाट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। ओपियम, कैफीन, स्ट्राइकनिन, क्यूनिन, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करता है बचाव करने के लिए। कैमोफ्लेजिंग फ्रॉग और इंसेक्ट में होती है। मोनार बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होती है और ये कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड को खाती है, जिससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है, और इसीलिए मोनार बटरफ्लाई को कोई भी चिड़िया नहीं खाती, डिसटेस्टफुल हो जाती है। तो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए मोनार्क बटरफ्लाई ने अपना टेस्ट कैसा कर लिया? खराब कर लिया। कंपटीशन की बात करें तो माइनस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है बेटा, यहाँ पर दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। ठीक है, अब कंपटीशन की बात करें बेटा तो कंपटीशन में क्या क्या ध्यान रखना है? जब डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया नेचुरल सिलेक्शन में, तो उन्होंने बताया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, नॉट इंट्रा, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि कंपटीशन इज मोर सीवियर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खूब पूछा गया है
ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड इंफीरियर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। ये गाउस का प्रिंसिपल है। अब गाउस के प्रिंसिपल में जैसे इंटरफेरेंस अगेंस्ट गाउस प्रिंसिपल, देखो अनरिलेटेड जातियों में भी कंपटीशन हो सकता है, जबकि गाउस ने कहा था कि जो क्लोजली रिलेटेड जातियों उनमें कंपटीशन होता है, लेकिन अनरिलेटेड जातियों में भी कंपटीशन होता है। जैसे साउथ अमेरिकन शैलो लेक जो होती है बेटा, उनमें विजिटिंग फ्लेमिंगोज जो होती हैं बर्ड, और जो फिशेज होती हैं इनमें कंपटीशन होता है। बर्ड और फिशेज में कंपटीशन होता है जूप्लैंक्टन को खाने के लिए। अब आप देखो तो बर्ड और फिशेज एकदम अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, लेकिन कंपटीशन हो रहा है। इसके अलावा अनलिमिटेड रिसोर्स, कभी कभी रिसोर्स अबंडेंट होते हैं और उसके बाद भी कंपटीशन होता है, इसे इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। सपोर्ट फॉर गाउस प्रिंसिपल, गाउस के नियम में सपोर्ट क्या है? अबिंगडन टॉर्टॉइज, ये गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते थे। ये एक ही डिकेड के अंदर खत्म हो गए, 10 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए जब वहां गोट को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट, यानी गोट सुपीरियर है, इन्होंने इंफीरियर अबिंगडन टॉर्टॉइज को उस एरिया से खत्म कर दिया। कोनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये स्कॉटलैंड का एक्सपेरिमेंट है, जहां पर एक रॉकी सी कोस्ट में बार्नेकल, बैलेनस और चैथेमेलस रहते थे। बैलेनस जो है ये सुपीरियर लार्जर होता है, चैथेमेलस इन्फीरियर स्मॉल होता है। बैलेनस ने उस एरिया से चैथेमेलस को खत्म कर दिया, यानी इन्फीरियर स्पीसीज एलिमिनेट हो रही। गाउस का प्रिंसिपल सही है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये हमें बताता है कि नेचर में कॉम्पिटिशन पाया जाता है। अब कंपटीशन से बचने के लिए रिसोर्स पार्टीशनिंग का फिनोमिनन है, ये नीट में पूछा गया लेटेस्ट आपसे। ये मैक ऑर्थर एक्सपेरिमेंट है, और मैक ऑर्थर एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वार्बलर की, छोटी चिड़िया है ये, एक ही पेड़ पे रह सकती हैं और कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं और एक साथ रह सकती हैं ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेंसिंग पैटर्न। अपना चारा खोजने का तरीका और समय बदल के ये कंपटीशन से बच सकती। नीट 21-22 में आपसे सवाल पूछा जा चुका है। पैरासिटिज्म पे आते हैं। पैरासिटिज्म प्लस माइनस टाइप का रिलेशन, जिसको फायदा हो पैरासाइट, जिसको नुकसान हो होस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैरासाइट में अगर देखें तो बेटा जैसे लाइस है, होस्ट ह्यूमन हो जाएगा। तो लाइस हमारे जुएं जिसको कहते हैं ना, जो आपके सिर में रहते हैं। साल्मोनेला टाइफी, इसमें ये भी ह्यूमन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में रहता है। अब पैरासिटिज्म की बात करें बेटा, तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं। जो आउटर सरफेस पे होते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं, बॉडी के अंदर होते तो एंडोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट में लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, कॉपीपॉड ऑन मैरीन फिश, कस्कुटान हेस प्लांट, साइक्लोस्टोम ऑन फिशेस। ठीक है, अब एंडोपैरासाइट की बात करें बेटा, तो साल्मोनेला टाइफी स्मॉल इंटेस्टाइन, प्लाज्मोडियम आर्बिसियोल लीवर सेल में, ह्यूमन लीवर फ्लूक लीवर के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लंग्स के अंदर, है ना। ये सब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे डिटेल में। अब प्लाज्मोडियम की बात करें बेटा, तो प्लाज्मोडियम में ह्यूमन जो होता है प्राइमरी होस्ट होता है, और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट होती हैं, इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, और ये वेक्टर की तरह भी काम करती हैं। यानी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम की होस्ट भी हैं और वेक्टर भी हैं। ह्यूमन लीवर फ्लूक, ह्यूमन लीवर फ्लूक की बात करें बेटा, तो इसमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और इसके 2 सेकेंडरी होस्ट होते हैं, स्नेल एंड फिश। ये एनसीईआरटी में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्लाज्मोडियम में सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर एक ही है, लेकिन ह्यूमन लीवर फ्लूक में 2 सेकेंडरी होस्ट है, स्नेल एंड फिश। ठीक है, अब एंडोपैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसलिए इनको एडॉप्टेशन करने पड़ते हैं। क्या एडॉप्टेशन किया? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन खत्म कर दिया। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, शक्कर हुक पाए जाते हैं होस्ट से चिपके रहने के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ये बर्ड में पाया जाता है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। जो क्रो और कोयल होते हैं, दोनों का ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर होता है, बसंत से लेकर गर्मियों तक। तो क्रो के जो अंडे होते हैं बेटा, क्रो अपना घोंसला बना के अंडे देता है, कोयल तो गाना गाने में बिजी रहती है। तो जब क्रो अपने अंडे देता है, तो क्रो के कुछ अंडे कोयल गिरा देती है घोंसले से और अपने अंडे रख देती है, और अपने अंडों की सुरक्षा क्रो से कराती है। वाह भाई, ये है ब्रूड पैरासिटिज्म, स्पेशल केस है जहां पर क्रो होस्ट माना जाएगा और कोयल पैरासाइट मानी जाएगी। कॉमेंसिलिज्म, ये प्लस जीरो टाइप का रिलेशन है। एक जाति को फायदा, दूसरी को ना तो फायदा ना ही नुकसान। जैसे ऑर्किड ग्रोविंग एज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ट्री, तो मैंगो को ना तो फायदा ना नुकसान, और ऑर्किड जो है इसको फायदा हो जाता है।
इन्हें स्पेस पैरासाइट भी कहते हैं। बार्निकल ग्रोविंग ऑन बैक ऑफ व्हेल, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, सिनेमोन एंड क्लाउन फिश हो जाएगा। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, इनका रिलेशन भी हो जाएगा। रिमोरा सार का रिलेशनशिप हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों जातियों को फायदा होता है, दोनों जातियों को। लाइकेन, लाइकेन एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जो एल्गी और फंजाई के बीच है, या ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई के बीच है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अब एल्गी और फंजाई एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। लाइकेन का टॉपिक हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। एल्गी फंजाई को खाना देता है, बदले में फंजाई मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में, जैसे पाइनस और फंजाई में माइकोराइजल एसोसिएशन ऑब्लिगेट टाइप का है। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक होता है, जिसमें प्लांट डिस्पर्शन रिलेशनशिप आता है। प्लांट से जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट एनिमल को मिलते हैं डिस्पर्सर को, और डिस्पर्सल बदले में जो होते हैं वो प्लांट के सीड को डिस्पर्स करते हैं, दोनों को फायदा। प्लांट पॉलिनेटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। फिग और वैस्प के बीच ऑब्लिगेट रिलेशनशिप पाई जाती है। फिग जो होता है उसमें वैस्प पॉलिनेट करता है और बदले में फिग प्लांट अंडे रखने की जगह देता है वैस्प को। युक और मॉथ का रिलेशनशिप, एमॉर्फोफिलस और पॉलिनेटर। एमॉर्फोफिलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में आपको बताया गया टॉलेस्ट फ्लावर है। ऑर्किड और बीज एंड बम्बल बीज के बीच का रिलेशनशिप। लेकिन एक ऑर्किड है जो कि है ऑफ्रेस, मेडिटेरेनियन ऑर्किड कहते हैं। ये बी के साथ सेक्सुअल डिसीट करता, धोखा देता, वो भी लैंगिक धोखा। ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसके जो पेटल, एक पेटल फीमेल बी की तरह दिखाई देता है, तो मेल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और स्यूडो कॉपुलेट करता है जाके उसके साथ, लेकिन वहां तो कोई है नहीं। तो ये सेक्सुअल डिसीट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है यहाँ पर, ठीक है। अब रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर की बात करें तो नेक्टर, पॉलन ग्रेन, एग लेइंग साइट, ये रिवॉर्ड है जहां पर यूजुअल रिवॉर्ड नीट में पूछा गया नेक्टर और पॉलन ग्रेन सबसे कॉमन रिवॉर्ड हो जाएंगे, सबसे कॉमन रिवॉर्ड हो जाएंगे। आज की इस यूनिट में हम इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो इकोसिस्टम एक्चुअली है क्या? इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा, अगर हम कम्युनिटी के साथ ए बायोटिक कंपोनेंट जोड़ दें तो इकोसिस्टम बनता है। कम्युनिटी में केवल बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम में बायोटिक के साथ ए बायोटिक कंपोनेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी विद ए बायोटिक फैक्टर इज नेम्ड एज इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में बायोटिक और ए बायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट होते, ठीक है। अब करें, इन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व एंड आल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या है बेटा? हमारी बॉडी की यूनिट है सेल, वैसे ही हमारे नेचर की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? इकोसिस्टम। आपके नीट में एक बार सवाल पूछा गया था, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, तो एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था, जबकि एनसीईआरटी में ये पॉइंट आपको नहीं दिया गया है। अब इकोसिस्टम का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा इकोसिस्टम कौन है बाबा? जैसे पॉन्ड, तालाब की बात करें। बड़ा सा इकोसिस्टम कौन है? जैसे फॉरेस्ट, जंगल की बात करो, जंगल एक बड़ा इकोसिस्टम है। और सी यानी समुद्र की बात करो, ये बड़े इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम की दो बेसिक कैटेगरी होती है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर, डेजर्ट ये सब आ जाएंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड, रिवर, सी, एस्चुरी, वेटलैंड, स्ट्रीम, एक्वेरियम ये सब आ जाएंगे, ठीक, पूछे जाते हैं आपसे। अब जो एग्रीकल्चर है बेटा, एग्रीकल्चर या एग्रो इकोसिस्टम जिसको हम खेत कहते हैं, ये लार्जेस्ट मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, नहीं ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल। बाकी अगर आप फॉरेस्ट की बात करो, ग्रासलैंड की बात करो, डेजर्ट की बात करो, रिवर की बात करो, सी, तो ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। एग्रीकल्चर हो गया, एक्वेरियम हो गया, है ना, एक्वेरियम जो होते हैं वो भी मैन मेड इकोसिस्टम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। आपका जो बगीचा हो गया, या फिर आपका जो घर में एक्वेरियम रखते हैं, वो भी सब क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम है। अब जो बायोस्फीयर है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल इकोसिस्टम को। बायोस्फीयर का मतलब है हमारी अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है सबको मिला के बायोस्फीयर कहते हैं, और इसमें सभी लोकल इकोसिस्टम आते हैं। बायोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल द
लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। अर्थ पर जितने भी छोटे बड़े इकोसिस्टम है, कोई तालाब है, झील है, नदी है, समुद्र है, जंगल है, गार्डन है, सब लोकल इकोसिस्टम बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो बेसिक कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात की जाए, अगर बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर आ जाएंगे, कंज्यूमर आ जाएंगे, डीकंपोजर या रिड्यूसर आ जाएंगे। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, कंज्यूमर को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं और रिड्यूसर को सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। एबायोटिक में टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, जो कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर्स इन अ डेंस फॉरेस्ट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। अगर किसी डेंस फॉरेस्ट को देखो, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करो, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो ट्री है टॉप लेयर बनाते हैं, श्रब सेकंड लेयर बनाते हैं, और जो हर्ब और ग्रासेस हैं ये बॉटम लेयर बनाती है। तो अलग अलग लेयर बन गई, टॉप लेयर, सेकंड लेयर, बॉटम लेयर का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन मेनली फॉरेस्ट में होता है और सबसे कॉमन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट में, डेजर्ट में आप देखो तो प्लांट दूर दूर होते हैं, तो वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन एब्सेंट होता है या बहुत ही रेयर होता है। ओके, अब आते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के चार फंक्शनल कंपोनेंट हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और इन चारों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी से पहले भी हम एक छोटा सा इकोसिस्टम जान लेते हैं, पॉन्ड। एक पॉन्ड जो है वो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे, कुछ एल्गी आ जाएंगे, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड और मार्जिनल प्लांट आ जाएंगे। हेट्रोट्रॉफ में बात करें तो जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग फिशेज हो जाएंगी, बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म आ जाएंगे। डीकंपोजर में बैक्टीरिया, फंजाई और फ्लैजेलेट आ जाएंगे। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी, पहला फंक्शनल कंपोनेंट की हम बात करते हैं। देखिए, अब किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ये जो सनलाइट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, अब यहां पर जो टर्म हो ध्यान रखने, प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, एनपीपी, खूब सवाल पूछे जाते हैं नीट में लगातार। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और फूड बाय प्रोड्यूसर इन अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर एरिया में एक इकोसिस्टम के द्वारा जितना फूड प्रोड्यूस किया गया, या उस इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर उनके द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया गया, उसी को प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन को हम वेट या एनर्जी के फॉर्म में मेजर करते हैं। वेट के फॉर्म में मेजर करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे, और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेट जो होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बायोमास प्रोडक्शन की रेट को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं, एक मिनट, ये क्या हो गया बाबा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखो ध्यान क्या रखना है, जिससे वेट में अगर मेजर करें तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर हमें पहले से पता है, प्रोडक्शन है ना, प्राइम प्रोडक्शन को ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया था। अब इसमें पर ईयर लगा दो बस, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एनर्जी के फॉर्म में प्राइमरी प्रोडक्शन को क्या कहा था, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो अगर यहां पर देखो तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लगाना है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्शन में केवल पर ईयर का डिफरेंस है। प्राइमरी प्रोडक्शन याद रखो बच्चों, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा जाए तो पर ईयर लगा दो बाद में, बस काम खत्म। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की, जीपीपी और एनपीपी, मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है बाबा, देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जितना खाना तैयार करता है, जैसे प्लांट ने 50 ग्राम पर मीटर स्क्वायर खाना तैयार किया पर ईयर, तो इसको कहेंगे जीपीपी। अब प्लांट अपने लिए कुछ खर्च करेगा, जो अपने लिए प्लांट खर्च कर लेगा उसे कहेंगे रेस्पिरेशन लॉस। जैसे उसने 10 खर्च कर लिया 50 में से, तो बचा कितना, 40। जो बचा वो एनपीपी है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके जो बनाया, फोटोसिंथेसिस करके जो बनाया वो क्या कहेंगे, जो बनाया वो जीपीपी है, और जो बचाया वो एनपीपी। खर्च क्या कर लिया,
आर को खर्च कर लिया, मतलब रेस्पिरेटरी लॉस। अब ये जो एनपीपी है बेटा, ये अवेलेबल बायोमास है हर्बीओर के लिए। अगर गोट खाएगी इस प्लांट को तो उसे क्या मिलेगा? एनपीपी। जीपीपी कभी नहीं मिलेगा। तो जीपीपी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड एनपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड एनपीपी। आपके नीट में लेटेस्ट सवाल पूछा गया है कि जो एनपीपी है दिस इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, जहां पर आर इज द रेस्पिरेशन लॉस। ये एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो एनपीपी है बेटा, दिस इज अवेलेबल बायोमास फॉर हेट्रोट्रॉफ या कंज्यूमर के लिए, डिकम्पोजर के लिए। मतलब अगर किसी प्लांट को कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी नहीं, बैक्टीरिया छोड़ दो अभी फिलहाल, डिकम्पोजर है वो। अगर किसी भी प्लांट को, किसी भी घास को कोई बकरी खाती, तो बकरी को जो मिलेगा, रैबिट को जो मिलेगा, डियर को जो मिलेगा, वो एनपीपी मिलेगा। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी कंज्यूमर के लेवल पे जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, यानी बकरी के अंदर जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो देखो लिखा, फूड और एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट की डिपेंड करती है प्लांट की स्पीसीज पर, कि C3 है, C4 है। इन्वायरमेंटल फैक्टर पर, भाई इन्वायरमेंट कैसा है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल, इस पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, भाई अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा सॉइल में तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है ज़्यादा होगी। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, C4 प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब पूरे होल बायोस्फीयर को देखो, अगर पूरी धरती में जितने इकोसिस्टम सबको मिला के होल बायोस्फीयर कहते हैं। अब इसकी जो एनपीपी है बेटा, एनुअल एनपीपी मतलब एक साल की, वो 170 बिलियन टन है। 170 बिलियन टन, जिसमें से 115 बिलियन टन लैंड की है, 115 बिलियन टन। जबकि लैंड ने हमारी अर्थ का कितना हिस्सा कवर किया? 30%। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन वो 70% है। बाकी 55 बिलियन टन ओशन का है, जबकि ओशन ने धरती का कितना हिस्सा कवर किया? 70%। लेकिन प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन केवल 30%। यानी कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लैंड ने 30% हिस्सा धरती का कवर किया, उसकी प्रोडक्टिविटी 70% है। और ओशन ने 70% एरिया कवर किया, तो प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन 30% है। यानी लैंड की प्रोडक्टिविटी ओशन की तुलना में काफी ज्यादा है। अब बच्चों हम आते हैं यहां पर, सेकंड फैक्टर है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो एक कंपोनेंट हो गया आपका प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन एक्चुअली है क्या? देखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम डेट्राइटस कहते हैं। जैसे कोई पत्ती प्लांट से टूट के गिरी, तो जैसे मिट्टी पे गिरी वैसे उसका नाम हो गया डेट्राइटस। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। इसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये डिकम्पोजिशन हो गया। अब जो डेट्राइटस होता है बेटा, देखो डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, यानी जो डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट के जो गिरे हुए पार्ट होते हैं, फूल पत्ती होती है, ये सब डेट्राइटस हैं। एंड दिस इज रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के बेटा 5 स्टेप होते हैं, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। इसका याद करने का निमोनिक है फल लेकर चलता हूं मैं। फल लेकर चलता हूं मैं, ये इसका निमोनिक हो जाएगा, फल लेकर चलता हूं मैं। ठीक है? तो अब अगर हम बात करें बेटा डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन के पहले स्टेप फ्रेगमेंटेशन में जो डेट्राइटस होता है, जैसे लीफ है ये, इसको अर्थवर्म जिसे डेट्रियोर कहते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको फ्रेगमेंटेशन कह दिया। अब इसके बाद क्या होगा यहां पर? अब फ्रेगमेंटेशन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर जब छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा डेट्राइटस, तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ध्यान देना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पर, गो इनटू सॉइल हॉरिजन, सॉइल की लेयर में नीचे चला जाएगा। एंड प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉइल, इसको कहेंगे लीचिंग। अनअवेलेबल मतलब ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा? जो फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं, ये डेट्राइटस को और छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिसे कहेंगे कैटाबोलिज्म। ठीक, कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म होने के बाद ये जो डेट्राइटस बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम के साथ छोटे छोटे पार्ट में डिकम्पोज हो गया ना, ये डार्क
कलर का एक सब्सटेंस बनाएगा जिसे ह्यूमस कहेंगे, जिसे बनने की घटना को ह्यूमिफिकेशन का नाम देंगे। ह्यूमिफिकेशन हो गया। अब ह्यूमिफिकेशन के बाद इसका फर्दर डिकम्पोजिशन होगा बेटा, है ना, और डिकम्पोजिशन के बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे, सॉइल में चले जाएंगे, इस घटना को कहेंगे मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। डिकम्पोजिशन के रेट को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में अगर डेट्राइटस रिच है लिग्निन और काइटिन में तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा, और अगर डेट्राइटस रिच है सुगर और वाटर सॉल्युबल केमिकल जैसे कि नाइट्रोजन तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो तो क्लाइमेटिक फैक्टर में टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर आते हैं बेटा, और ये दोनों फैक्टर अपना इफेक्ट कहाँ दिखाते हैं, डिकम्पोजर पर इफेक्ट दिखाते हैं। अगर लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशन है तो स्लो होगा डिकम्पोजिशन, और अगर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन तो फास्ट होगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी इसके लिए बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए एनारोबिक कंडीशन आने पर डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाता है। अब आते हैं तीसरा जो फंक्शनल जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, एनर्जी फ्लोस की बात करते हैं। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्लांट। ठीक है, और सन इस धरती पर जितने भी इकोसिस्टम सबके लिए एनर्जी का सोर्स है एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर हमारी अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है सबके लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है। और इस डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में रहता कौन है बेटा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं। अब जो इकोसिस्टम है बेटा वो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉस को फॉलो करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों लॉस को फॉलो करता है, ये बात एनसीईआरटी में दी गई है। अब देखो, अगर मान लो कि सन से जितनी लाइट प्लांट को मिल रही, सन से जितनी लाइट प्लांट को मिल रही उसे कहते हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन TIR, और मान लेते हैं कि 100 जूल है, तो अब पूरी जो TIR है वो प्लांट के लिए उपयोगी नहीं है बेटा, बेनिफिशियल नहीं है। इसमें केवल जो पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये पार का लेस देन 50% है, और प्लांट इस पार का केवल 2 से 10% फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज कर पाते हैं। प्लांट पार का केवल 2 से 10% और TIR का 1 से 5% यूज कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्लियर बेटा। अब अगर हम यहां पर देखें तो प्रोड्यूसर अगर है बेटा, प्रोड्यूसर को हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बियोर या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कॉर्नियोर या थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, और टर्सरी कंज्यूमर को सेकेंड कॉर्नियोर, सेकेंडरी कॉर्नियोर या फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। अब अगर मान लो प्रोड्यूसर या प्लांट के लेवल पे बेटा 4 जूल एनर्जी है तो उसका 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, यानी गोट में 4 का 10% यानी 0.4 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। अब गोट से मैन में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी बेटा वो 10% यानी 0.04 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी हर लेवल पर 90% हीट का लॉस होता है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। ठीक है, अब जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है बेटा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जनरली प्रोड्यूसर होंगे। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो हर्बेसियस और उडी प्लांट जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या प्रोड्यूसर बनाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट पहले ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का मतलब हर्बियोर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इंसेक्ट, बर्ड और मैमल हर्बियोर हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में मोलस्क हर्बियोर होते हैं। ठीक है, फूड चेन क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म को अगर हम फूड के सोर्स के आधार पे एक सीक्वेंस में अरेंज करें तो फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। 3 तरह की फूड चेन होती हैं, DFC, GFC और एक होती है PFC, पैरासिटिक फूड चेन, लेकिन एनसीईआरटी में आपको दी नहीं गई, 2 दी गई। DFC मतलब डेट्राइटस फूड चेन, GFC मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। DFC की शुरुआत होती है बेटा डेड एनिमल से या डेड ऑर्गेनिज्म से। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो DFC स्टार्ट होता है, और GFC की शुरुआत होती है फोटोसिंथेसाइजर से। यानी अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से शुरुआत हो रही, जैसे फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेटिक है, फिर जूप्लैंक्टन फिश, तो ये हो गई GFC। जैसे मैं कहूँ ग्रास, गोट,
मैन, तो ग्रास गोट मैन ये भी एक ग्रेजिंग फूड चेन है। जीएफसी का एग्जाम्पल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रास एक ऐसा है फोटोसिंथेसाइजर। ठीक है। अब एनर्जी फ्लो की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी के द्वारा ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है एज कंपेयर टू डीएफसी। टेरेस्ट्रियल में एकदम उल्टा, टेरेस्ट्रियल में डीएफसी के द्वारा ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है एज कंपेयर टू जीएफसी। ठीक है। अब कई सारी फूड चेन जब आपस में मिलती हैं तो उससे फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। ओमनीओर टर्म उनके लिए यूज करते हैं जो हर्बीओर भी होते हैं, कार्नियोर भी होते हैं, जैसे मैन हो गया, काकरोच हो गया, क्रो हो गया, ये हर्बी ओमनीओर की कैटेगरी में आएंगे। स्पैरो की बात करें बेटा तो ये एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में आती है। अगर ये सीड खाती है तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएगी, और इंसेक्ट को खाएगी तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगी। स्टैंडिंग क्रॉप ये खूब आपके नीट में पूछा जा रहा है। अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉफिक लेवल, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर लिविंग मैटर का जो अमाउंट है उसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अभी के स्टैंडिंग स्टेट भी आने वाला है बेटा। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। देखिए पिरामिड की बात करें तो अपराइट पिरामिड जो होते हैं बेटा, उसमें जो बेस होता है ब्रॉड हो जाएगा, और जो इन्वर्टेड पिरामिड होंगे बेस उसमें नैरो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमेशा बेस से चलोगे तो T1 T2 T3 T4, मतलब ट्रॉफिक लेवल है, हमेशा बेस से ही चलोगे T1 T2 T3 एंड T4। बस अपराइट पिरामिड में जो बेस है वो ब्रॉड होगा, और इन्वर्टेड में जो अपेक्स होगा ब्रॉड होगा और बेस नैरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पिरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करते हैं बेटा, तो पिरामिड ऑफ नंबर में अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 58,42,000 प्लांट होते, लगभग 6 मिलियन 60 लाख। प्राइमरी कंज्यूमर में 7,08,000 होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर में 3,54,000 होंगे, और टर्सरी कंज्यूमर में 3 होंगे। तो एग्जाम में पूछा गया 6 मिलियन प्लांट अगर हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो टर्सरी कंज्यूमर कितने होंगे? 3। ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम है अगर बेटा, तो ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर ये स्पिंडल शेप होगा, और स्पिंडल शेप नहीं दिया तो क्या करोगे? इन्वर्टेड आंसर कर लोगे ना। ट्री डोमिनेटेड में केवल 2 इकोसिस्टम में आपको पिरामिड उल्टा मिलेगा, एक ट्री डोमिनेटेड में नंबर का, और सी में आपको मिलेगा बायोमास का पिरामिड। ठीक है। अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर ड्राई वेट को देखें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, प्राइमरी कंज्यूमर में 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सेकेंडरी कंज्यूमर में 11, और टर्सरी कंज्यूमर में 1.5। ये आपको याद करना, एग्जाम में पूछा गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें बेटा तो फाइटोप्लैंक्टन का देखो बायोमास 4 है, और जो प्लैंक्टन का 21 है। यहाँ पर इन्वर्टेड मिला, तो आपको इन्वर्टेड वाले ध्यान रखने हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में सी के अंदर आपको इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा बायोमास का, और ट्री डोमिनेटेड में इन्वर्टेड मिलेगा नंबर का, बाकी कोई पिरामिड इन्वर्टेड नहीं होगा। एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड हो नहीं सकता, ऑलवेज अपराइट होगा, ऑलवेज, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो, खूब पूछा गया है। और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, 90% का लॉस हो जाएगा। तो अगर 10,000 जूल एनर्जी ग्रास के लेवल पे तो गोट पे 1,000 होगी, मैन पे 100 बचेगी, और टाइगर पे 10 बचेगी। एक एक जीरो कम करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। 4 लिमिटेशन है। एक ऑर्गेनिज्म अगर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में है तो उसको कहां पे रखे नहीं पता। स्पैरो अगर सीड खाती है तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में है, इंसेक्ट को खाती है तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में है, कहां रखे स्पैरो को नहीं बता सकते। फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और हम फूड चेन से पिरामिड बनाते हैं। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उनसे हम पिरामिड बना रहे हैं। पिरामिड में फूड वेब को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, और नेचर में फूड वेब एक्चुअली पाई जाती है। मतलब जो होता है उससे हम पिरामिड बना नहीं सकते हैं, जो नहीं होता उससे पिरामिड बनाते हैं। डीकंपोजर को पिरामिड में प्लेस नहीं दिया गया, ये भी डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन डेटा बहुत सारा यहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये टर्म दिया गया रोजन के द्वारा, और इस टर्म को पॉपुलराइज किया एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने। हमारी अर्थ पर फिशेस की करीब 28,000 जातियां हैं, बीटल की 3 लाख जातियां हैं, 20,000 जातियां एंट यानी चींटियों की, और 20,000 जातियां ऑर्किड की हैं। अब बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे, मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम तक, हर लेवल पे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बायोडाइवर्सिटी के हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट द जीन लेवल। ये एक ही स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे मैंगो की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसकी 1,000 वेराइटीज हैं, यानी मैंगो में जेनेटिक डाइवर्सिटी है।
अलग अलग वैरायटी आप जानते हैं, अलग अलग वैरायटी का जो स्वाद सुगंध है वो अलग अलग होता है। राइस के करीब 50,000 स्ट्रेन हैं। रॉल्फिया ओमेटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालय रेंजेस पे पाया जाता है। इसकी रूट से रेसरपिन नाम का एक केमिकल निकलता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। RRR से याद कर सकते हो, RRR यहीं से बनाई गई है। अब रेसरपिन अलग अलग एरिया में पाया जाता है हिमालय में, और अलग अलग एरिया में पाए जाने की वजह से इसका कंसंट्रेशन और पोटेंसी अलग अलग हो जाता है। दूसरा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। दिस इज डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। जैसे वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालय में ईस्टर्न घाट की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी? एम्फीबियन स्पीसीज की। दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा है बेटा यहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोसिस्टम लेवल की डाइवर्सिटी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्वे की तुलना में ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में ज्यादा तरह के इकोसिस्टम है। अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, कितनी डाइवर्सिटी दुनिया और इंडिया में। तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन 2004 के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी 15 लाख से थोड़ी ज्यादा जातियां प्लांट और एनिमल की हैं। करीब 20 से 50 मिलियन स्पीसीज अभी खोई जानी बाकी, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार, रॉबर्ट मे की अगर बात करें बेटा, तो रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन टोटल जातियां धरती पर हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन खोजी जा चुकी हैं और अभी 6 मिलियन खोजी जानी बाकी हैं। मैथ मत लगा देना, ध्यान रखना, मैथ नहीं लगानी यहाँ पर। क्या यहाँ मैथ लगा दोगे? नहीं, बिल्कुल मैथ नहीं लगाओगे। 7 मिलियन टोटल हैं धरती पर जातियां, 1.5 मिलियन खोजी गई तो 5.5 नहीं बची, 6 मिलियन अभी भी खोजी जानी बाकी। सारा डेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब करें स्पीसीज की जो खोज है वो ज्यादातर कंप्लीट है कहाँ पर? टेम्परेट रीजन में ज्यादातर कंप्लीट है ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में, ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में। जो 1.5 मिलियन स्पीसीज धरती पर हैं उनमें से 70% स्पीसीज एनिमल की हैं और 22% से कम स्पीसीज प्लांट की हैं। ये सब डेटा याद करना है। फंजाई की टोटल जातियां वर्टिब्रेट की टोटल जातियों से ज्यादा हैं। इंडिया में प्लांट की 45,000 जातियां हैं और एनिमल की 90,000 जातियां हैं। इंडिया में 1 लाख प्लांट की स्पीसीज खोजी जानी बाकी हैं और 3 लाख अभी एनिमल की स्पीसीज खोजी जानी बाकी हैं। यानी रॉबर्ट मे के अनुसार अभी 22% जातियां ही खोजी गई हैं, 78% अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। इंडिया के पास दुनिया का 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन इंडिया का जो ग्लोबल डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन है 8.1% है, ठीक है। इसीलिए इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है जिनमें इंडिया भी एक है, ब्राजील भी है, 12 है, सिलेबस में है नहीं आपके, ठीक है। ये जो डेटा हम याद कर रहे हैं प्रोकैरियोट के लिए नहीं है बेटा, क्योंकि प्रोकैरियोट के नंबर गिनने में दो दिक्कतें हैं। एक तो जो कन्वेंशनल परंपरागत टैक्सोनॉमिक मेथड है वो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के लिए सुटेबल नहीं। दूसरा, कई सारी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट को देखो बेटा, तो इनवर्टिब्रेट में यहाँ पर ये एक फिगर आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, जहाँ पर जो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट का हिस्सा है वो इंसेक्ट है। इंसेक्ट के बाद मोलस्क आते हैं यहाँ पर, यहाँ क्रेस्टेशियन है और यहाँ पर अदर एनिमल। अब एनसीईआरटी ने जहाँ जो लिखा है वहीं पर आपसे पूछेगा और वहीं पर आपको बताना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने जहाँ पर जो चीज लिख दी है वहीं पे वो चीज आपको याद करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे यहाँ पर ये फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है तो इंसेक्ट जहां पर लिखे वहीं पर वो इंसेक्ट मानेगा, मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल ग्रुप, है ना। तो जैसे वर्टिब्रेट में आप देखो तो वर्टिब्रेट के आधे हिस्से में मछलियां हैं, फिर आप मछलियों के बाद इधर ऐसे चलो एंटी क्लॉकवाइज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। प्लांट की बात करो तो प्लांट का ये आपको दिया गया, ये आपके नीट में पूछा जा चुका है, इनवर्टिब्रेट वाला, वर्टिब्रेट का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। आप अगर रफली पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि वर्टिब्रेट में ऐसे क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट में क्लॉकवाइज चलना, फिशेज आधी हैं, बाकी आधे में एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सारे आ जाएंगे, ठीक। प्लांट का यहाँ पर दिखाए गए हैं,
ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न हर जगह एक जैसा नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ जगहों पर पैटर्न बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, कुछ जगहों पर कम है। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और दूसरा डिपेंड करता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पर। दोनों के सवाल आते हैं। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या है? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट ये कहता है कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करें तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी घटती चली जाएगी। ट्रॉपिक्स जिनकी लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ है, ट्रॉपिक में ज्यादा जातियां टेम्परेट या पोलर रीजन की तुलना में, कुछ एक्सेप्शन अगर छोड़ दिए जाएं तो। कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास में करीब 1400 जातियां बर्ड की हैं। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे, वहां पर 105 जातियां बर्ड की हैं। और ग्रीनलैंड में केवल 56 जातियां हैं, क्योंकि यहाँ पर लैटिट्यूड 71 डिग्री नॉर्थ है। यानी जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर घटता चला जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बर्ड की 1200 जातियां हैं। इंडिया में बर्ड की 1200 जातियां हैं, क्योंकि इंडिया का ज़्यादातर जो हिस्सा है बेटा, वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है। और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड आप जानते हैं, ट्रॉपिकल की रेंज कम होती है, और इस वजह से यहाँ पर जितनी ज़्यादा लैटिट्यूड होगा स्पीसीज का नंबर उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा ए फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर। इक्वाडोर का एक जंगल है और वहाँ पर करीब 10 गुना ज़्यादा जातियाँ हैं वैस्कुलर प्लांट की एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट इन इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। मिडवेस्ट ऑफ यूएसए एक टेम्परेट रीजन है, इक्वाडोर एक ट्रॉपिकल रीजन है। तो इक्वाडोर में वैस्कुलर प्लांट है टेरिडो जिम्नोइंजियो की जातियां 10 गुना ज्यादा हैं। अब दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट की है, जो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। करीब यहाँ 40,000 जातियां प्लांट की, 3,000 मछलियों की, 1300 बर्ड की, 427 मैमल की, 427 एम्फीबियन की, 370 रेप्टाइल की, और करीब 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट की जातियां हैं। और करीब 20 लाख इंसेक्ट स्पीसीज अभी खोजे जाने के इंतजार में बैठी कि आओ और खोजो और हमारा नाम रखो। कितनी 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी भी खोजी जानी बाकी है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। कुछ बात समझ में आई? अब ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है टेम्परेट की तुलना में? 3 हाइपोथेसिस है। नंबर 1, स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। करें स्पीसिएशन समय पर डिपेंड करता है। टेम्परेट रीजन की तुलना में जो ट्रॉपिकल रीजन है बेटा, वो अनडिस्टर्ब रहा है, जिससे वहां पर नई जातियों को विकसित होने का ज़्यादा मौका मिला। दूसरा, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल है, मोर कांस्टेंट वहां पर इन्वायरमेंट है, और इस वजह से वहां निश स्पेशलाइजेशन हुआ। तीसरा, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा सोलर एनर्जी है। ज़्यादा सोलर एनर्जी होने की वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और इससे डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा, जिन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में अपनी खोज की, और उन्होंने पता लगाया कि अगर एक रीजन में स्पीसीज रिचनेस को हम देखें, तो अगर हम एक्सप्लोर्ड एरिया को बढ़ाते जाएं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद हम इस एरिया बढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर स्पीसीज का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अब जो स्पीसीज या रिलेशनशिप का ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एस इज इक्वल टू सी ए टू पावर जेड के लिए अगर हम स्पीसीज और एरिया के बीच में रिलेशन निकालें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। लेकिन अगर हम लॉग लॉग स्केल की बात करें, तो लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हमें मिलेगी। ठीक है, लॉग लॉग स्केल पे लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा, जहां पर एस स्पीसीज रिचनेस है, ए एरिया है, जेड इज द स्लोप ऑफ लाइन जिसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब जेड की जो वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच में होती है, और ये किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप यानी एरिया पर नहीं, स्पीसीज पर या रीजन यानी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बहुत बड़े एरिया के लिए, जैसे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ले लें, तो वहां पर
जो स्लोप ऑफ लाइन है वो मच स्टीपर हो जाएगा, नहीं जो जेड की वैल्यू है 0.6 से 1.2 के बीच में हो जाएगी। 0.6 से 1.2 के बीच में होगी, जैसे फ्रूगीओरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड के लिए, और मैमल के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो जेड की वैल्यू है 1.15 है। क्लियर। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। यहां ज्यादा सवाल आता नहीं, करें इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन, उन्होंने बताया कि जिस इकोसिस्टम में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा डाइवर्सिटी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट यहां पर और दिया गया है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये पॉल एहरलिक के द्वारा दिया गया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया? पॉल एहरलिक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इन्होंने एयरप्लेन को इकोसिस्टम के एनालॉगस बताया, और इन्होंने कहा जैसे एक एयरप्लेन थाउजेंड ऑफ रिवेट से बना होता है, वैसे इकोसिस्टम थाउजेंड ऑफ स्पीसीज से मिलकर बना होता है। तो रिवेट और स्पीसीज जो होती हैं वो एनालॉगस हो गई। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि पॉपिंग अ रिवेट का मतलब आ स्पीसीज बिकम एक्सटेंड, यही सब सवाल पूछे जाएंगे। फ्लाइट सेफ्टी का मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये एक एनालॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया? पॉल एहरलिक ने दिया था। अब आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, खूब पूछा जाता है। ठीक है। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर ह्यूमन के द्वारा कॉलोनी बनाने की वजह से करीब 2000 से ज्यादा बर्ड की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करें 2004 के अनुसार, तो पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां खत्म हो गई हैं, जिनमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 इनवर्टिब्रेट हैं और 87 प्लांट हैं। कुछ एग्जाम्पल भी इनके दिए गए, जैसे डोडो नाम की एक चिड़िया मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हो गई, क्वेगा नाम का ऑर्गेनिज्म अफ्रीका से, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाऊ रसिया से, और थ्री सबस्पीसीज बाली जावा कैस्पियन ऑफ टाइगर, ये पिछले 500 वर्षों में एक्सटिंक्ट हो गई हैं। पिछले 20 वर्षों की बात करें तो 27 जातियां खत्म हो गई हैं। 20 सालों में 27, 500 सालों में 784 जातियां खत्म हो गई हैं। ठीक है। 15,500 जातियां दुनिया भर से इस समय खत्म होने वाली हैं, और इंडिया के लिए अगर देखें तो समरी में लिखा है मोर देन 650 स्पीसीज फ्रॉम इंडिया फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इस समय देखें तो 12% बर्ड की जातियां खत्म होने वाली हैं, 23% मैमल की, 32% एम्फीबिया की, और 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, पिछले अगर हम करीब 3 बिलियन साल की बात करें, ठीक है, मतलब 300 करोड़ साल की बात करें पिछले, तो करीब 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। मास मतलब बहुत ज्यादा नंबर में जातियां खत्म हुई हैं। अभी छठा एपिसोड चल रहा है। ठीक है, इस समय छठा एपिसोड चल रहा है, और ये पिछले 5 एपिसोड से कैसे अलग है? पिछले 5 एपिसोड का और अब जो छठा एपिसोड चला उसके रेट में अंतर है। ठीक है। छठे एक्सटिंक्शन का जो रेट है वो 100 से 1000 गुना ज्यादा है प्री ह्यूमन टाइम से। पहले जो 5 एपिसोड हुए वो तब हुए जब ह्यूमन नहीं था, उनका रेट कम था, और आप सबकी जो एक्टिविटीज हैं यही रिस्पॉन्सिबल है फास्टर रेट के लिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही तरीका यूज होता रहा तो आने वाले 100 साल में आधी जातियां खत्म होंगी, और 200 साल में सब धरती से खत्म हो जाएगा। अब बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा तो इसका नुकसान क्या होगा? बायोडायवर्सिटी का लॉस होने की वजह से डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी कम होगी, लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबेशन लाइक ड्रॉट, ड्रॉट जैसी समस्या से निपटने के जो इन्वायरमेंट के तरीके हैं वो धीरे धीरे उनमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी टू सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, प्लांट प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आ जाएगी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। अब आते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है? तो आप सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, सब तुम ही लोग जिम्मेदार हो। 4 मेजर कॉज हैं इसके, इनको एवल क्वार्टेट कहते हैं, एवल क्वार्टेट। तो पूछा गया एवल क्वार्टेट किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी के लॉस से।
पहला जो रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एक्सटिंक्शन के लिए। ठीक है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कभी धरती का 14% एरिया कवर करते थे, लेकिन अब ये 6% से कम कवर करते हैं, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। जितनी देर में आप चैप्टर खत्म करोगे पढ़ के 1000 हेक्टेयर जंगल रेन फॉरेस्ट का और खत्म हो जाएंगे। अगर हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें, जिन्हें कहते हैं लंग ऑफ प्लेनेट, ये इतने विशाल हैं कि इनसे 20% जो दुनिया की 20% ऑक्सीजन है अकेले अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आती है, इसलिए इनको लंग ऑफ प्लेनेट कहते हैं। इनके अंदर लाखों जातियां हैं। इनको तेजी से काट के खत्म किया जा रहा है सोयाबीन की खेती करने के लिए और चरागाह बनाने के लिए, ताकि बीफ कैटल को पाला जा सके, जानवरों को पालने के लिए। ठीक है। टोटल लॉस के अलावा पोल्यूशन भी नुकसान पहुंचाता है कई सारी जातियों को, है ना। और अगर एक बड़े हैबिटेट को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया जाए तुम लोग की एक्टिविटीज की वजह से, तो मैमल और बर्ड जिनको बड़ा एरिया चाहिए और जिनमें माइग्रेशन की हैबिट होती है, वो बैडली अफेक्ट होते हैं और उनकी पॉपुलेशन घट जाती है। दूसरा जो कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब अत्यधिक शोषण करना। पिछले 500 वर्षों के दौरान स्टीलर सिका और पैसेंजर पिजन ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और कई सारी मरीन फिश की जातियां भी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तीसरा जो कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में पहला केस है नाइल पर्च। नाइल पर्च मछली है जिसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट अफ्रीका में, और इसकी वजह से लेक विक्टोरिया में 200 से ज्यादा सिचिलिड फिश की स्पीसीज खत्म हो गई। ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैरेट ग्रास पार्थीनियम ये इन्वेजिव स्पीसीज है। लेंटिन और वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया को तो आप जानते ही। ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीकन कैटफिश है, इनको क्लेरियस गैरीपाइनस, इनको इंडियन रिवर में इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, और इनसे जो इंडिजिनस कैटफिशेज, हमारी देसी जो कैटफिशेज, उनके लिए खतरा पैदा हो गया। तो इंडिया में 4 एलियन स्पीसीज याद करनी, कैरेट ग्रास, लेंटेना, वाटर हाइसिंथ एंड अफ्रीकन कैटफिश। और एक जो ये नाइल पर्च है बेटा, ये भी एलियन स्पीसीज है, लेकिन ये ईस्ट अफ्रीका के केस में हो जाएगी। चौथा कारण है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब एक जाति की वजह से दूसरी जाति खत्म हो जाए। ये कहाँ मिलेगा? को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में। जैसे फिग और वेस्प है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जिंदा रह सकते हैं। अब किसी वजह से अगर फिग प्लांट खत्म हो जाए तो वेस्प भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच म्यूचुअलिस्टिक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। तो अगर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेट टाइप का रिलेशन है, और एक जाति खत्म हो जाए तो दूसरी जाति भी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दो सवाल हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों बचाएं, और फिर है बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएं। तो बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाएं, 3 कारण है इसके। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, तीसरा एथिकल। नैरोली यूटिलिटेरियन क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, जैसे फूड, सीरियल अनाज के रूप में, पल्सेस दाल के रूप में, फल के रूप में, फायर जलाने वाली लकड़ी फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेनिन, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। 25% दवाइयां जो मार्केट में बिक रही हैं वो प्लांट से मिलती हैं, और 25,000 जातियां प्लांट की ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे यूज होती हैं। मतलब जैसे नीम हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, है ना। इन सबको 25,000 जातियां ऐसी प्लांट की जिनको दवाइयों के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। एक टर्म यहाँ पर आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का रिलेशन किससे है, तो आप कहोगे नैरोली यूटिलिटेरियन से। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हैं, जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये 20% टोटल ऑक्सीजन हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है बेटा, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ये ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन जो हमें मिल रही, ये ऑक्सीजन का मिलना ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो जाएगा। इसी तरह से पॉलिनेशन, ये भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जैसे पॉलिनेशन के अलावा कह रहे हैं एस्थेटिक प्लेजर, जो आध्यात्मिक सुख मिलता है, वॉकिंग थ्रू द थिकवुड, घने जंगलों के बीच से निकलो और जो सुख मिलेगा, तभी तो लोग तपस्या करने जाते थे। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लूम और वेकिंग अप ऑफ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग,
इनकी कोई कीमत नहीं, जिन चीज़ों की कीमत नहीं हो सकती है, वो कहाँ रखे जाएँगे? ब्रॉडली में, और जिनकी कीमत हो सकती है, वो कहाँ रखे जाएँगे? नैरोली में। अब आते हैं इथिकल। इथिकल आर्गुमेंट की बात करें बेटा, तो इथिकल में क्या आ जाएगा? इथिकल में मतलब नैतिक कर्तव्य है यार, ये हमारी ज़िम्मेदारी इंसान होने के नाते कि हम बायोडायवर्सिटी को बचाएँ। तो कैसे बचाएँगे? चलिए बाबा जी देखते हैं, कैसे बचाएँगे। बायोडायवर्सिटी को ये तो समझ में आ गया कि क्यों बचाएँ। अब क्यों बचाएँ तो समझ में आ गया, तो अब कैसे बचाएँ? तो कैसे बचाएँगे? चलिए देखते हैं। 2 तरीके हैं बायोडायवर्सिटी को बचाने के, और खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 तरीके, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। जैसे कोई मान लो टाइगर है, टाइगर एक जंगल में रहता है, अगर हम उसको बचाने के लिए जंगल को प्रोटेक्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। जहां वो रहता है वहीं बचाएं तो इन सीटू, लेकिन टाइगर को जंगल में खतरा है, उसको लाके हम चिड़ियाघर में रख के बचाएं तो एक्स सीटू कंजर्वेशन खत्म। खूब पूछा जाता है ये। इन सीटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में 3, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14, नेशनल पार्क इंडिया में 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 इंडिया में, सेक्रेड ग्रूव इनके नाम अलग से बता देंगे, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, इन सीटू कंजर्वेशन है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, बहुत ज्यादा जातियां हैं। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म खूब पूछा गया नीट में। एंडेमिज्म का मतलब क्या? स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर। जैसे कंगारू है, कंगारू दुनिया में केवल ऑस्ट्रेलिया में और कहीं नहीं पाया था, तो ये एंडेमिज्म हो गए, यानी कंगारू इज एंडेमिक टू द ऑस्ट्रेलिया। एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस, बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस भी हो रहा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में। नॉर्मन मेयर्स के द्वारा 25 हॉटस्पॉट पहले बताए गए, फिर 9 और जोड़े गए। इस समय दुनिया में टोटल 34 हॉटस्पॉट हैं। जो इंडिया की बात करें, 3 हॉटस्पॉट इंडिया को कवर करते हैं। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक का नाम है, एक है हिमालय, और तीसरा है इंडो बर्मा। वाई से याद कर सकते हैं, वाई। ठीक। अब सारे हॉटस्पॉट दुनिया का 2% से कम एरिया कवर करते हैं, लेकिन सारे हॉटस्पॉट दुनिया की बायोडाइवर्सिटी में 44% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर अगर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट कर दिया जाए हॉटस्पॉट को, तो जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है छठा वाला, वो करीब 30% तक कम हो सकता है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है। इंडिया में बता ही दिया गया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है 14 है, नेशनल पार्क 90 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है। ये आपको याद करना है। यहाँ पर मैंने इनके बारे में कुछ आपको बताया, ये जरूरत नहीं है आपको याद करने की। ठीक है, एनसीईआरटी में डिटेल में ये सब नहीं दिया गया, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। ये कोर जोन पूछा था आपके नीट में एक बार, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है। नेशनल पार्क, ये भी डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये सब मैंने लिख के दिया है यहाँ पर, लेकिन इन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसको अब सेक्रेड ग्रुव पढ़ना है। पवित्र स्थल कहते हैं। पवित्र स्थल या सेक्रेड ग्रुव ऐसी जगह होती है जहाँ पर जानवरों की, पेड़ों की पूजा की जाती है और उनको टोटल प्रोटेक्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। अब सेक्रेट प्लांट की बात करें बेटा, तो ऑशिमम सैंक्टम, तुलसी आप जानते हैं पवित्र पौधा है, बेल का पौधा, पीपल, ये सब सेक्रेट प्लांट होते हैं। अब जो मेघालय के सेक्रेट ग्रुव हैं, वहां पर कुछ ऐसे प्लांट हैं बेटा जो लास्ट रिफ्यूजेस हैं, यानी आखिरी हैं, वहां से खत्म हो गए, अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाएंगे। एक सीटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, जू जिसको कहते हैं चिड़ियाघर, उधर आपको द लिविंग वर्ल्ड में ही बताया था इस बारे में कि ये जो जूलॉजिकल पार्क हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए, ये बेटा आपके टेक्सोनॉमिकल ऐड भी और इन सीटू कंजर्वेशन के तरीके भी। बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इस यहाँ ध्यान देना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू है, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स सीटू कंजर्वेशन। जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, टिश्यू कल्चर टेक्निक, पॉलन बैंक, फील्ड जीन बैंक, ये सारे सवाल नीट पूछे गए। होम गार्डन, एक्वेरियम, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एफर्ट के बारे में। एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ इंटरनेशनल एफर्ट भी किए गए हैं, जैसे अर्थ समिट, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई 1992 में, और यहाँ पर सस्टेनेबल मैनर में बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात की गई। वर्ल्ड समिट हुई जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका 2002 में। 190 देशों ने इस समिट को अटेंड किया और कहा बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हो रहा है इसको सन 2000